हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है बच्चे जो टॉपिक है कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग इन अरेबिडोप्सिस प्लांट जो है उसके अंदर जो फ्लावर है वो कैसे डेवलप होता है और उसके जो ऑर्गन की आइडेंटिटीज़ हैं वो कैसे जो हैं हर एक जीन उसमें रोल प्ले करता है। तो अगर आपने अरेबिडोप्सिस का फ्लावर कभी देखा हो तो आपको पता होगा बच्चे इसमें जो है एक टेट्रामेरस फ्लावर है। बेसिकली इसमें 4 सेपल्स, 4 पेटल्स और 6 स्टेमन और 2 कार्पल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मीन्स जो फ्लावर के अंदर जो वर्ल्स हैं चारों, उसमें आपको क्या क्या नजर आएगा जी? इसमें 4 सेपल दिखाई देंगे, 4 पेटल्स नजर आएंगे, 6 स्टेमन नजर आएंगे और वो 2 ग्रुप में होते हैं जी। 2 अलग होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, 4 बड़े साइज के होते हैं। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा 2 कार्पल आपको जो 2 सिन कार्पस जो ओवरी हैं वो नज़र आती है, मतलब जो दोनों के दोनों कार्पल्स हैं वो आपको फ्यूज यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये इस फ्लावर की अरेबिडोप्सिस की जो फ्लावर है उसकी जो वर्ल्स हैं, तो सबसे बाहर आपको पता है जो ग्रीन कलर की होती है दैट इज़ कॉल्ड सेपल। तो जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको 4 नज़र आएंगी। फिर 4 पेटल नज़र आएंगी जो ब्राइटली कलर्ड होती हैं। 6 स्टेमन नज़र आएंगे 2 ग्रुप में, 2 छोटे साइज के हैं, 4 बड़े साइज के स्टेमन हैं और इसके अलावा 2 जो हैं आपको फ्यूज्ड कार्पल जो हैं वो इसमें नज़र आते हैं। तो इसमें हमने आज डिस्कस करना है कि जो फ्लावरिंग का जो कंट्रोल है वो कौन से जीन के हाथ में है, कौन कौन से जीन इसमें जो हैं बच्चों वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर भी 2 मेजर टाइप ऑफ जो जीन हैं, तो 2 मेजर टाइप ऑफ जीन रोल प्ले करते हैं। तो 2 मेजर टाइप ऑफ जीन जो है वो फ्लोरल डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लोरल डेवलपमेंट के अंदर 2 मेजर टाइप ऑफ जो जीन हैं वो रोल प्ले करते हैं। एक है बच्चे जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन हम उनको कहते हैं और दूसरे हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट है वो है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, और दूसरे हैं जी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या रोल प्ले करने वाले हैं। तो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन एंड फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन के बच्चे जो काम है वो है कि मेरिस्टेम को आइडेंटिटी देते हैं। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, कोई भी मेरिस्टेम है वो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है और जब उसने फ्लावरिंग में जाना है तो कोई तो जीन होगा जो उसको बोलेगा कि भाई अब तू मैच्योर हो चुका है, अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को छोड़ के अब तू फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जा। तो कोई भी वेजिटेटिव मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में जो कन्वर्ट होना है उसको कि वहाँ पे फ्लावर बनेगा, तो वो काम है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स का। और दूसरा ये मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन ही हैं जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को एक्टिव करने में भी रोल प्ले करते हैं। तो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन ही हैं जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को जो है एक्टिव करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स, हालांकि जो पहले मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन हैं वो जो फर्स्ट प्लांट एंटीराइनम नाम का प्लांट था उसमें ये डिस्कवर हुआ था एज ए फ्लो जीन। आपने सुना होगा कि जो फ्लोरिकुला जीन है वो एक मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है। बट आज हमने बात करनी है अरेबिडोप्सिस प्लांट के बारे में। तो जहाँ पे कौन कौन से ऐसे जीन हैं जो एक्ट करते हैं एज ए मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, तो बच्चे वो 2-3 टाइप के जीन हैं। फर्स्ट है SOC1 SOS1 जीन, दूसरा है लीफी एंड तीसरा है एपिटेला1। तो ये 3 जीन हैं जो एक्ट कर रहे हैं बच्चों एज ए मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, यानी कि ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने के लिए भी जो है रोल प्ले करेंगे। और दूसरा ये जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन हैं उसको भी एक्टिव करने में, उनको इनिशियली इंड्यूस करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो 2 टाइप के जीन है। इस जीन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। ये जो सेकंड जीन है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन,
ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये फ्लोरल के जो ऑर्गन्स हैं उनको आइडेंटिटी देते हैं। बेसिकली ये होम्योटिक जीन्स हैं। आपने सुना होगा वर्ड होम्योटिक। होम्योटिक जीन का मतलब होता है, जैसे हम खासकर हम एनिमल्स के अंदर जब हम ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे आपने सुना होगा कि वहाँ पे सेगमेंट्स बनती हैं उसके थोरैक्स के अंदर। तो अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग जीन जो है वो कंट्रोल करता है। तो वैसे ही अरेबिडोप्सिस है, जहाँ पे कोई सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे जो फ्लावर बनता है, हमने बात की कि फ्लावर के 4 पार्ट हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। तो सेपल अलग पार्ट है, उसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है, पेटल को दूसरा, तीसरा स्टेमन को, चौथा कार्पल को। तो मीन्स जहाँ पे भी सेगमेंटेशन है, जैसे ड्रोसोफिला में सेगमेंटेशन है, वैसे ही जो अरेबिडोप्सिस का जो फ्लावर है वहाँ पे भी क्या है बच्चे, सेगमेंटेशन है। और सेगमेंटेशन को कौन कंट्रोल करते हैं? हमेशा होम्योटिक जीन्स। तो होम्योटिक जीन बेसिकली वो जीन होते हैं जो ऑर्गन को आइडेंटिटी देते हैं। जैसे सेपल अलग है, पेटल अलग है, स्टेमन अलग है, कार्पल अलग है, तो उनको हम होम्योटिक जीन्स कहते हैं। तो काफ़ी सारे जीन जहाँ पे एज एन होम्योटिक म्यूटेंट के तौर पे जो सबसे पहले अरेबिडोप्सिस में डिस्कवर किए गए थे, तो वो ऑर्गन को आइडेंटिटी देंगे, मतलब सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। और इसमें आते हैं बेसिकली एबीसी मॉडल हम पढ़ेंगे। तो जितने भी एबीसी मॉडल के जीन हैं, जितने भी आगे हम पढ़ेंगे कि मॉडल एबीसी मॉडल, तो एबीसी मॉडल के जितने भी जीन हैं वो आते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स के अंदर। तो कौन कौन से वो जीन हैं? पहले हम जीन का नाम लिख लेते हैं। जैसे एपिटेला 1 है, एपिटेला 1, एपिटेला 2 जीन जो है, एपिटेला 3 जीन है, पिस्टिलेटा है, पिस्टिलेटा जीन है, एंड एडमॉस। तो ये 4 जीन हैं, 4-5 जीन हैं जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के नाम से जाने जाते हैं। एबीसी मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन दोनों को, जो एपिटेला 1 एंड 2 है बच्चे, इनको हम ए जीन की कैटेगरी में रख लेते हैं। ये जो दोनों हैं एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, इनको हम बी जीन की कैटेगरी में रख लेते हैं। और जो एगमॉस है उसको हम जो है एज एन सी जीन की जो कैटेगरी है उसमें रख लेते हैं। तो बेसिकली 3 ग्रुप बना लिए हमने, ए, बी एंड सी। तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन में एबीसी मॉडल के जीन्स आते हैं। आपको मैंने ए के बाद ए के अंदर 2 जीन आते हैं, यानी कि एपिडेला 1 एंड एपिडेला 2 ए जीन को जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए जीन कंसिस्ट ऑफ 2 जीन्स, बी के पास भी 2 जीन है और सी के पास भी 1 जीन है। तो अरेबिडोप्सिस के अंदर ये एबीसी मॉडल के जीन जो हैं वो ऑर्गन आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इनको होम्योटिक जीन्स के नाम से जानते हैं। होम्योटिक जीन जो ऑर्गन को आइडेंटिटी देते हैं। बेसिकली इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, होम्योटिक जीन प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं। तो जो एनिमल में पाए जाते हैं उनको होम्योबॉक्स डोमेन उनके पास होती है, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं बच्चे, उनके पास मैड बॉक्स नाम का एक सीक्वेंस होता है, एक खास डोमेन होती है, मैड बॉक्स डोमेन। मतलब ये जो जीन होंगे, जितने भी एबीसी मॉडल के जीन हैं, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएंगे, आपको पता है हर एक जीन कोई ना कोई प्रोटीन बनाती है और वो प्रोटीन एक्ट कर रही है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे। तो जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनके पास एक खास सीक्वेंस होगा। तो मतलब जितने भी ये जीन है होम्योटिक जीन, इनके पास एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को हम मैड बॉक्स सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और वहाँ से जो प्रोटीन बनेगी, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेंगे, फिर उनके पास भी एक डोमेन होगी, दैट इज कॉल्ड मैड बॉक्स डोमेन। और ये जो मैड बॉक्स डोमेन होती है, ये डीएनए के किसी खास हिस्से पे, खास न्यूक्लियोटाइड पे फिर वो अटैच करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी भी कि जो होम्योटिक जीन प्लांट्स में होते हैं खासकर, उनके पास कौन सा डोमेन होता है? तो दैट डोमेन इज नोन एज मैड बॉक्स डोमेन। तो मोस्टली जितने भी जो होम्योटिक जीन्स हैं उनके पास ये जो डोमेन है वो आपको देखने को मिल सकती है। बट ये जरूरी नहीं है कि सभी होम्योटिक जीन के पास ही आपको जो है मैड बॉक्स डोमेन जो है वो देखने को मिले, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको डोमेन देखने को मिलेगी। तो मीन्स जो 2 मेजर जीन जो बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं वो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है एंड फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है, जो जहाँ पे रोल प्ले करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स के बारे में और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे
जो ABC मॉडल के जीन्स हैं, एपिडेला 1 क्या करता है, एपिडेला 2 क्या रोल प्ले कर रहा है, एपिडेला 3 क्या करता है, पिस्टिलेटा का क्या रोल है और एगोमोस का क्या रोल है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है दैट इज मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। तो बच्चे ये 3 जीन हैं मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, जिसमें आता है आपका सुप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस 1, दूसरा लीफी जीन और तीसरा एपिडेला 1। ये जो SOC1 जीन है इसको आप एगमोस लाइक 20 जीन के नाम से भी जानते हो, AGL20। कुछ बुक्स में इसका जो नाम है वो AGL20 के नाम से भी लिखा होगा, दैट इज एगमोस लाइक 20 जीन कह लो, चाहे SOS1 कह लो। तो ये 2 जीन है बच्चे जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 3 जीन है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे मेन है यहाँ पे SOC1 एंड जो लीफी हैं वो एक्ट करते हैं मास्टर जीन। तो ये मास्टर जीन के तौर पे एक्ट करते हैं, मतलब यही वो जीन है स्टार्टिंग वाले जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो है इंड्यूस करते हैं। तो इंडक्शन में मेन जो SOS1 और लीफी हैं वो मास्टर जीन के तौर पे रोल प्ले करते हैं। और ये माना जाता है कि जो लीफी जीन है, एक और प्लांट है हमारे पास डॉग फ्लावर के नाम से आप जानते हो, तो मैंने आपको पहले बोला था एक फ्लो जीन है, फ्लो। तो फ्लो जीन डिस्कवर हुआ था एंटीराइनम के अंदर, जो एंटीराइनम नाम का प्लांट है। तो लीफी जो है वो एंटीराइनम का जो फ्लो जीन है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनको हमने क्या रखा हुआ है, इक्वल रखा हुआ है बेसिकली। तो मास्टर जीन के तौर पे SOS1 एंड लीफी जीन जो है वो यहाँ पे एक्ट करते हैं। हालांकि इन जीन्स को भी एक प्रोटीन जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इन जीन्स को इंड्यूस करता है, ऑन करता है, फिर जाके ये जो जीन है वो जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है उसको फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले SOS1 एक्टिव होगा, वो लीफी को एक्टिवेट कर देगा। जो लीफी है वो एपिडेला 1 को एक्टिवेट कर देगा, एपिडेला 1। और बदले में वो यानी कि जहां पे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप भी चलती है, पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो सपोज किसी वेजिटेटिव मेरिस्टेम के अंदर कोई भी वेजिटेटिव मेरिस्टेम है, वहां पे आगे हम बात करेंगे कि सॉस को किसने एक्टिवेट किया। कोई भी आप XYZ फैक्टर ले लो, वो मैं बताऊंगा आपको XYZ फैक्टर भी क्या है जो सॉस को एक्टिव करता है। तो कोई भी XYZ, एक बार आप मान लो कि कोई फैक्टर आया जी XYZ, उसने SOS1 को एक्टिव कर दिया, SOS1 ने लीफी को एक्टिवेट कर दिया और लीफी ने क्या किया, एपिडेला 1 नाम की जीन को एक्टिवेट कर दिया। मतलब ये तीनों जीन जो हैं वो स्विच ऑन हो चुके हैं। तो जब एपिडेला 1 एक्टिव हो जाएगा तो वो लीफी को भी एक्टिवेट करेगा। तो मतलब जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लूप चलती है, और अगर जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू होगी, एक बार स्टार्ट हो गई, तो फिर इस वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर एक बार लीफी ने एपिडेला को एक्टिव कर दिया और एपिडेला ने लीफी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप देखोगे वो जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होके ही रहेगा। और फिर ये जो एपिडेला 1 का जीन है वो बच्चे ABC मॉडल के जो जीन हैं, ABC मॉडल के जो जीन्स हैं, उन जीन को जो हमने अभी बात की थी, जो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं, उनको जो है वो एक्टिवेट कर देगा। तो मींस ये है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स कैसे ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को ऑन करेंगे। तो आगे हम एक डायग्राम में देखेंगे कि एक XYZ फैक्टर आएगा, वो SOS1 को एक्टिवेट करेगा, वो लीफी को एक्टिवेट करेगा, वो एपिडेला 1 को ऑन कर देगा। एपिडेला 1 जाके जो है ABC मॉडल के जीन्स को ऑन कर देगा, क्योंकि जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब तो बस आपने वहां पे फ्लावर बनाना है, यानी कि अब ऑर्गन्स बनाने हैं, सेपल बनाना है, पेटल बनाना है। और सेपल, पेटल, स्टेमन बनाने वाले जीन कौन से हैं, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, होम्योटिक जीन्स, तो वो हैं ABC मॉडल के जीन्स। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ABC मॉडल के बारे में भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये XYZ फैक्टर कौन सा है और कैसे ये सारी कैस्केड है वो इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है। तो बच्चों हमने देखना है अभी कि कैसे, हमने बात करी थी एक XYZ फैक्टर आता है और वो आके आपके जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स हैं उनको ऑन कर देता है। अब हमने देखना है वो XYZ फैक्टर है क्या, एक्चुअली होता क्या है। तो क्योंकि एक रेबिडोप्सिस जो प्लांट है बच्चे, ये बेसिकली एक लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में आता है।
चाहे आप इसको फैकल्टेटिव लॉन्ग डे प्लांट भी कह सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग डे प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर जब फ्लावरिंग को इंड्यूस करना होता है, तो आपको पता है लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जिनको एक जो स्पेसिफिक फोटो पीरियड है उससे ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, किसी भी एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट जिनको चाहिए होती है। तो सपोज 8 घंटे से ज़्यादा लाइट जिन प्लांट्स को चाहिए तभी वो फ्लावरिंग में आएंगे, तो उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग जब होती है तो क्या होता है, तो जब लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डे कंडीशन होगी, जब आप उनको लॉन्ग डे प्रोवाइड करोगे तभी उनमें फ्लावरिंग होती है। ऐसा क्यों है, तो उसकी वजह है जी, तो जब लॉन्ग डे होगा तो वहां पे आपके जो फाइटोक्रोम ए हैं एंड दूसरी तरफ जो आपके पास क्रिप्टोक्रोम हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इवनिंग के टाइम, लेट इवनिंग के टाइम। तो इवनिंग के टाइम पे लॉन्ग डे कंडीशन है तो फाइटोक्रोम ए एंड क्रिप्टोक्रोम नाम के जो हमारे पिगमेंट हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये अल्टीमेटली जो लीफ हैं, आपको पता है ये जो स्टिमुलस है वो लीफ ही लेगा, तो वहां पे जो क्लॉक जीन है, क्लॉक जीन, तो बेसिकली क्लॉक जीन को ये एक्टिवेट कर देंगे, चाहे फाइटोक्रोम है चाहे वो क्रिप्टोक्रोम है। क्लॉक जीन जहां पे क्या करते हैं, एक और जीन है कांस्टेंट जीन CO, तो कांस्टेंट जीन को जो है एक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे ही लॉन्ग डे हुआ, इवनिंग का टाइम आया, फाइटोक्रोम ए एक्टिव हो गया, क्रिप्टोक्रोम एक्टिव हो गया, उन्होंने क्लॉक जीन को ऑन कर दिया, क्लॉक जीन ने कांस्टेंट जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर दिया। और जो कांस्टेंट है वो क्या करता है बच्चे, वो एक FT mRNA है, यानी कि FT mRNA जो है, जो फ्लावरिंग लोकस टी जिसको हम कहते हैं, तो एक प्रोटीन है FT प्रोटीन, तो FT प्रोटीन कहाँ से आएगी, FT mRNA से आएगी। तो कांस्टेंट जीन ने क्या किया, FT mRNA को क्या कर दिया जी, एक्टिवेट कर दिया जी। वही FT mRNA है जो आगे जाके FT प्रोटीन पैदा करता है, FT प्रोटीन। और FT प्रोटीन जहां पे जो है, जो फ्लावरिंग लोकस टी जिसको हम कहते हैं फ्लावरिंग लोकस टी, इट एक्ट एज फ्लोरिजन। आपने सुना होगा एक नाम फ्लोरिजन। फ्लोरिजन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसी प्रोटीन है जो फ्लावर इनिशिएट करने में हेल्प करेगा। तो यही वो XYZ फैक्टर है, याद करो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि एक XYZ फैक्टर आता है जी, वो जाके SOC1 को, लीफी को, एपिडेला को ऑन कर देता है। मतलब यही वो जीन है, यही वो फ्लोरिजन है जो जाके आपके जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन हैं, जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, जहां पे दिस इज स्टेम, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में जितने भी आपके मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन हैं उनको एक्टिवेट करने का काम इसी फ्लोरिजन का है। तो वो जो XYZ फैक्टर मैं बात कर रहा था, वो XYZ फैक्टर फ्लोरिजन ही है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स, खासकर जो अरेबिडोप्सिस है, जहां पे लॉन्ग डे में फ्लावरिंग होती है, शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट डे फ्लावरिंग, शॉर्ट डे के अंदर क्या होता है बच्चे, एक कोइंसिडेंस मॉडल है इसके अंदर। अरेबिडोप्सिस की फ्लावरिंग अगर आप ज़्यादा डिटेल डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक कोइंसिडेंस जो मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन करता है। आज हमारा टॉपिक सिर्फ ABC मॉडल के ऊपर है, तो कोइंसिडेंस मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। तो कोइंसिडेंस मॉडल क्या कहता है कि ये जो CO प्रोटीन है, ये जो CO का एक्सप्रेशन है और FT का एक्सप्रेशन है, ये डे टाइम में ही आ सकता है। देयर शुड बी ए कोइंसिडेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट जीन एंड डे लेंथ एंड डे लाइट, यानी कि दिन के टाइम पे ही जो CO अगर बनेगा, यदि से ओवरलैपिंग अगर होगी, नॉर्मली क्या होता है जो कांस्टेंट mRNA को रात को एक्सप्रेस करता है शॉर्ट डेज में, लेकिन जैसे दिन लंबा हो जाता है तो कांस्टेंट जीन दिन में भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। और अगर कांस्टेंट जीन दिन में एक्सप्रेस करेगा तभी जाके FT mRNA बनेगा, और अगर FT mRNA बनेगा तो FT प्रोटीन बनेगी। तो मीन्स लॉन्ग डे प्लांट जो है वो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग जाने का एक रीजन है, उसकी वजह है देयर शुड बी ए कोइंसिडेंस, देयर शुड बी ए ओवरलैपिंग बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट जीन एंड लॉन्ग डे। तो जब लंबा दिन होगा, लॉन्ग डे होगा, तभी कांस्टेंट जो जीन है वो दिन में एक्सप्रेस करेगा। हालांकि ये एक्सप्रेस करता है शॉर्ट डे प्लांट में भी, शॉर्ट डे कंडीशन में भी, बट रात को करता है, डार्क में करता है, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता।
तो दिन में अगर एक्सप्रेस करेगा तभी FT mRNA बनेगा, तभी FT प्रोटीन बनेगी। तो ये बताता है हमें कोइंसिडेंस मॉडल। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग डे टाइम पे लॉन्ग डे कंडीशन के अंदर FT प्रोटीन जो है वो पैदा हो जाती है। फिर जो FT प्रोटीन है वो फ्लोएम के थ्रू जो है वो बच्चे सैम तक भेजी जाती है। तो ये वही XYZ फैक्टर फ्लोरिजन, मतलब जो फ्लावरिंग ग्लूकोज टी है प्रोटीन, जिसको आप फ्लोरिजन भी कहते हो, तो वो फ्लोरिजन को फ्लोएम के थ्रू जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो है भेजा जाएगा और फिर जाके वहां पे जो फ्लोरल मेरिस्टेम है उसको डेवलप किया जाएगा। तो वहां पे कौन कौन से जीन है जी? तो जहाँ पे SOC1 बैठा हुआ है, SOS1 जीन, जो मैंने बोला कि मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन एक्टिव हो जाएंगे। तो कौन कौन से जीन होंगे वहां पे? SOS1 होगा। तो बेसिकली जो FT है इसका मेन काम क्या होगा? जहाँ पे SOS1 को एक्टिवेट करना होगा। और FT जहाँ पे एक और फैक्टर के साथ मिल जाती है, दैट इज FD। तो जो सैम है, ये जो सैम है वो उसको एक और फैक्टर भी प्रोवाइड करता है, दैट इज FD, जो कि बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो FT प्रोटीन FD नाम का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके साथ मिलके असेंबल होके जो है SOS1 के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेगी, प्रमोट करेगी। तो वही तो हमने लिखा, जो फ्लोरिजन है वो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन को एक्टिव करने में रोल प्ले करता है। तो FT एंड FD प्रोटीन दोनों मिलके SOS1 को एक्टिव कर देंगे। और ये आपने कैस्केड आपको पता ही है, जो SOS1 है बच्चे वो लीफी नाम के जीन के साथ लिंक होता है, वो लीफी को एक्टिवेट कर देगा और जो लीफी है वो एपिडेला1 को एक्टिवेट कर देगा, बदले में खुद भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मींस पूरी की पूरी जो कैस्केड है वो एक्टिव होगी और फिर ये दोनों लीफी और एपिडेला दोनों मिलके क्या करेंगे जी, जहां पे जो भी आपके होम्योटिक जीन्स हैं, जहां पे दिस इज फ्लोरल मेरिस्टेम, तो फ्लोरल मेरिस्टेम जब डेवलप हो जाएगा और वहां पे जो होम्योटिक जीन्स होंगे, यानी कि ABC मॉडल के जो जीन होंगे, ABC मॉडल के जितने भी जीन हैं जिनकी ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को क्या करेंगे जी, एक्टिव करने में रोल प्ले करेंगे। तो ये है कहानी सारी की सारी कि कैसे लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। तो कोइंसिडेंस मॉडल के अकॉर्डिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में FT प्रोटीन अकोमुलेट हो जाती है, FT प्रोटीन बन जाती है, तो वो फ्लोएम के थ्रू मेरिस्टेम के अंदर चली जाती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। वहां पे वो FD नाम का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके साथ असेंबल होके जो आपके मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स हैं, 3 जीन पढ़े थे आपको याद हो, SOS, लीफी एंड एपिडेला1, तो SOS को एक्टिवेट कर देगी, SOS लीफी को और एपिडेला1 को एक्टिवेट कर देगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली जो आपका ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं, जिनको आप होम्योटिक जीन भी कहते हो, जिनको आप ABC मॉडल के जीन के नाम से भी जानते हो, अल्टीमेटली वो जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर वो जीन एक्टिवेट हो गए तो जहाँ पे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे, मीन्स फ्लावर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये है कहानी जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है, दैट इज ABC मॉडल से पहले जो कहानी चलती है वो हमने डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे इन जीन्स के बारे में। तो अब आपने ABC मॉडल के जीन को एक्टिवेट कर लिया, तो अब ABC मॉडल जीन क्या है, कैसे वो काम करता है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अब हमने डिस्कस करना है ABC मॉडल रेबिडोप्सिस के अंदर। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो होम्योटिक जीन्स हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं, जो कि ऑर्गन को आइडेंटिटी देते हैं, सेपल को, पेटल को, स्टेमन को, कार्पल को। तो कौन कौन से वो जीन हैं? तो रेबिडोप्सिस में बेसिकली ये 5 जीन हैं बच्चों जो ABC मॉडल के अंदर आते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था जो एपिडेला1 एंड 2 हैं ये A जीन है, जो एपिडेला3 एंड पिस्टिलेटा है ये B जीन है, और जो एगमोस है वो इकलौता है C जीन। तो मीन्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जो 3 जीन हैं जी, दिस इज A जीन सपोज, दिस इज B जीन, और ये जो है आपके पास दिस इज C जीन। तो 3 जीन है। A जीन में कौन कौन से आते हैं? एपिडेला1,
एंड एपिटेला 2, तो ये ए जीन है। एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा वो बी जीन है। एंड जो एगमॉस है, एगमॉस वो सी जीन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या है, जीन तो 5 है, हमने उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया कि एपिडेला 1 एंड 2 दोनों मिलके ए जीन बनाते हैं, एपिडेला 3 एंड पिस्टिलेटा मिलके बी जीन बनाते हैं, और एगमोस जो है वो सी जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू एबीसी मॉडल क्या है कि ये जो बच्चे ए जीन है, ए जीन से अब मेरा मतलब है कि एपिडेला 1 एंड एपिडेला 2, ये हमें कई बार बच्चे जहाँ पे गलती कर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि एपिडेला 1 सेपल बनाता है, एपिडेला 2 पैटर्न, ऐसा नहीं है। ए जीन पूरा यानी कि एपिडेला 1 एंड एपिडेला 2 मिलके बनाते हैं सेपल, यानी कि जो सेपल है वो किसका काम है बनाना, ए जीन अलोन। तो ए जीन अकेला, तो पहला पॉइंट इस मॉडल का कि अकेला ए जीन मिलके सेपल बनाता है। ए जीन मतलब एपिडेला 1 एंड एपिडेला 2 मिलके सेपल बनाते हैं। ए एंड जो बी जीन है, तो जो ए एंड बी जीन है वो मिलके पेटल बनाते हैं, मतलब एपिडेला 1, एपिडेला 2, एपिडेला 3 एंड पिस्टिलेटा, ये चारों जीन मिलके पेटल बनाते हैं। तो ए जीन अलोन सेपल बनाता है, ए और बी मिलके जो सेकंड वर्ल है पेटल बनाएंगे। बी और सी जो हैं, ये जो बी और सी आप देख रहे हो, ये दोनों मिलके बनाते हैं जी स्टेमन, जो थर्ड वर्ल होती है फ्लावर के अंदर, स्टेमन। और सी जो अकेला है, सी अलोन जो है बच्चे को कार्पल बनाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है एबीसी मॉडल कि ए जीन सेपल बनाएगा, ए और बी पेटल बनाएंगे, बी और सी स्टेमन बनाएंगे, और सी जो है वो कार्पल बनाता है। तो बड़ा सिंपल सा ये मॉडल है एबीसी मॉडल। तो जो क्वेश्चन है वो इसी पे पूछा जाता है, बड़े सिंपल क्वेश्चन इस पे आते हैं कि ए जीन में कौन से 2 जीन आते हैं जी रेबिडोप्सिस के अंदर, तो एपिडेला 1 एपिडेला 2। बी जीन किस में कौन से जीन आते हैं, बी में एपिडेला 3 पिस्टिलेटा आता है, और सी में कौन सा आता है, एगमोस जीन आता है। ए अकेला सेपल बनाएगा, ए और बी पेटल बनाएंगे, बी और सी स्टेमन बनाएंगे, और अकेला सी जो है वो कार्पल बनाएगा। तो ये इस मॉडल का जो है वो रूपरेखा है। तो इसमें कोई क्वेश्चन आने हैं बच्चे, वो आने हैं आपको हेमियोटिक म्यूटेंट्स के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको हमेशा ही इसी के ऊपर पूछा जाएगा कि होमियोटिक म्यूटेंट क्या होते हैं। अगर ए जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, फ्लावर में क्या फ्लावर नहीं बनेगा। अगर ए में म्यूटेशन हो जाए तो मुझे पता है अगर ए में म्यूटेशन होती है तो सेपल भी इफेक्टेड होंगे, पेटल भी इफेक्टेड होंगे, क्योंकि ए और बी मिलके पेटल बना रहे हैं। अगर बी जीन में म्यूटेशन होती है तो कौन से 2 ऑर्गन अफेक्टेड होंगे, क्योंकि बी जो है वो पेटल बनाने में भी रोल प्ले कर रहा है, स्टेमन बनाने में भी रोल प्ले कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों जो वर्ल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी। और अगर सी जीन में म्यूटेशन होती है तो कौन सी 2 वर्ल्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगी, तो क्योंकि सी कार्पल भी बना रहा है और सी स्टेमन भी बना रहा है, तो ये दोनों अफेक्टेड होंगे। तो चाहे ए में म्यूटेशन हो जाए, चाहे बी में, चाहे सी जीन में हो जाए, तो उससे क्या होगा, हर एक जो 2 वर्ल्स हैं वो अफेक्टेड होती रहेंगे। तो हमने वो देखना है। सपोज मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूं, इफ म्यूटेशन अकर इन ए जीन, ए जीन से अब मेरा मतलब है चाहे एपिडेला 1 में म्यूटेशन हो जाए, चाहे एपिडेला 2 में म्यूटेशन हो जाए, तो ए जीन खत्म हो गया, ए जीन का जो फंक्शन है वो खत्म हो गया। तो कई बार वो एग्जाम में लिख देते हैं जानबूझ के म्यूटेशन अकर इन एपिडेला 1, तो एपिडेला 1 मतलब ए जीन में म्यूटेशन होगी, तो सारा ए जीन खत्म हो गया। चाहे वो लिख दे म्यूटेशन अकर इन एपिडेला 2, तो तब भी ए जीन खत्म हो गया। तो अगर एपिडेला 1 एंड 2 में से किसी में भी म्यूटेशन होगी तो ए जीन खत्म हो गया। आपने सिंपल लॉजिक रखना है, तो इसलिए मैंने उसको ए जीन मान के चल रहा हूँ। इफ म्यूटेशन अकर इन ए जीन, तो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, तो क्या सीक्वेंस अल्टर हो जाएगा, ऑर्गन की आइडेंटिटी बदल जाएगी। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ए वर्क एंटागोनिस्टिक टू सी एंड सी वर्क एंटागोनिस्टिक टू ए। यानी कि जो ए और सी जीन हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी मतलब जैसे 2 राजे होते हैं, जो ए राजा है ये उसकी सल्तनत है, ये सी राजे की सल्तनत है। अगर ए की डेथ हो गई, ये वाला राजा मर गया, तो जो सी वाला राजा है वो ए वाले का जो राजभाग है उसको क्या कर लेगा, दबोच लेगा।
अगर सी की डेथ होगी तो ए वाला जाके सी वाले के जो राज है उसको क्या कर लेगा, दबा लेगा। तो मींस ए और सी एंटी रोल प्ले करेंगे। अगर दोनों जिंदा है, ए भी जिंदा है सी भी जिंदा है, तो अपना अपना अलग अलग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ए में ए चला गया तो सी उसकी जगह एक्सप्रेस कर जाएगा, और अगर सी चला गया तो ए उसकी जगह एक्सप्रेस कर जाएगा। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आप आसानी से सीक्वेंस जो है म्यूटेंट का जो सीक्वेंस है वो आसानी से आप निकाल सकते हो। मींस अगर ए में म्यूटेशन होगी तो सी उसकी जगह काम करना शुरू कर देगा, सी में म्यूटेशन होगी तो ए उसकी जगह काम करना शुरू कर देगा। तो बताइए जी क्या सीक्वेंस होगा चारों वर्ड्स का अगर म्यूटेशन होगी ए जीन के अंदर। अगर ए जीन अपना एक्टिविटी को लॉस कर देता है म्यूटेशन की वजह से तो क्या सीक्वेंस होगा। तो देखो इस तरह के प्लांट के अंदर, इस तरह के फ्लावर के अंदर, क्योंकि ए में म्यूटेशन होगी सेपल भी नहीं बनेगी, पेटल भी नहीं बनेगी, लेकिन फ्लावर के अंदर चारों की चारों वर्ल कंप्लीट होंगी तो सेपल भी नहीं बन सकती, पेटल भी नहीं बन सकती। तो कार जो सी है वो ए की जगह आ गया तो क्या बनाएगा, कार्पल। तो सेपल की जगह क्या आ जाएगा, कार्पल आ जाएगा, और स्टेमन साथ में एक एक्स्ट्रा बन जाएगा क्योंकि सी इधर भी सी है इधर भी सी है, तो सी और बी मिलके क्या बनाएंगे, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। तो सीक्वेंस क्या होगा, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। तो अगर ए जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो सी उसकी जगह ले लेगा। तो जहां पे सी आ गया तो सी और बी मिलके क्या बनाते हैं जी, सबसे बाहर वाली पहली लेयर कार्पल, फिर स्टेमन फिर कार्पल। तो ये सीक्वेंस होगा फ्लावर के अंदर आपके पास। तो ये पहला केस है, इसमें म्यूटेशन लग रही ए जीन, तो क्या होगा। अब सी में म्यूटेशन करके देखो, इफ म्यूटेशन occurs in C gene, अगर सी जीन अपनी एक्टिविटी लॉस कर दे तो क्या होगा। तो अगर सी जीन चला गया तो स्टेमन भी नहीं बनेगा, कार्पल भी नहीं बनेगी, ए इधर आ जाएगा। तो क्या सीक्वेंस होगा जी, सीक्वेंस क्या होगा, तो सी की जगह क्या आएगा, कार्पल की जगह क्या ले लेगी, सेपल। देखो सी चला गया तो ए उसकी जगह ले लेगी, तो कार्पल की जगह क्या आ जाएगा, सेपल। तो सी चला गया तो सेपल भी बनेंगे, पेटल भी बनेंगे, तो तीसरी लेयर में भी पेटल आ जाएगा। तो सेपल पेटल पेटल सेपल, क्योंकि सी चला गया तो ए उसकी जगह आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। तो ये चार लेयर होंगी, तो सेपल पेटल पेटल फिर से, क्योंकि देखो सी चला गया तो स्टेमन भी नहीं बन सकता, कार्पल भी नहीं बन सकता। तो सेपल पेटल पेटल सेपल। तो इस तरफ भी ए है इस तरफ भी ए है, तो ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, सेपल। ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, पेटल। ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, सेपल। ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, पेटल। तो सेपल पेटल पेटल सेपल, ये आपका सीक्वेंस होगा। क्लियर है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं, थर्ड नंबर पे अगर बी चला जाए, बी अगर बी जीन लॉस हो जाए, अगर सेंटर वाला जीन ही चला जाए, तो ए भी जिंदा है सी भी जिंदा है, तो ए अपने राज में रहेगा सी अपनी जगह पे रहेगा। तो बी चला गया, ना तो पेटल बने, ना तो पेटल बन सकती है, ना स्टेमन बन सकता है। तो फिर क्या होगा, ए जो है वो अपनी जगह रहेगा सेपल, सी जो है अपनी जगह रहेगा कार्पल। लेकिन ये थोड़ा सा इस साइड को भी शिफ्ट कर जाएगा, ए भी इस साइड को शिफ्ट कर जाएगा, तो मींस सेपल सेपल। तो ये वाला राजा अलग है वो अलग है, तो थोड़ा सा राज इसने एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा इसने एक्सटेंड कर लिया, तो सेपल सेपल कार्पल कार्पल। तो सीक्वेंस क्या होगा, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। तो ये होगा जी सीक्वेंस आपके पास, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। तो क्वेश्चन इसी पे आएगा आपको। तो म्यूटेशन होगी ए जीन में, बी जीन में, सी जीन में, चाहे वो ऐसा लिख दे सीधा लिख दे, कई बार वो जानबूझ के लिख दे इफ म्यूटेशन अकर इन पिस्टिलेटा जीन, तो क्या होगा। तो पिस्टिलेटा जीन मतलब किसकी बात कर रहा है, बी जीन की बात कर रहा है, तो बी जीन में म्यूटेशन कर दो, सेम है आपके सामने रिजल्ट है। इफ म्यूटेशन अकर इन एगमोस जीन, तो एगमोस जीन कौन सा है, एगमोस जीन कौन सा है, सी जीन है, तो मतलब वो बात कर रहा है कि सी जीन में म्यूटेशन होगी तो क्या सीक्वेंस होगा। म्यूटेशन अगर इन एपिडेला 2, सपोज उसने लिख दिया कि एपिडेला 2 में म्यूटेशन होगी तो क्या सीक्वेंस होगा। एपिडेला 2 में म्यूटेशन होने का क्या मतलब है कि जो ए जीन है
उसमें म्यूटेशन हो चुकी है, ए जीन का काम लॉस हो चुका है। तो चाहे तो वो आपको डायरेक्ट लिख दे कि ए जीन में म्यूटेशन होगी, बी में होगी, सी में होगी, तब भी सीक्वेंस यही रहेगा। चाहे वो आपको जीन के नाम से लिखना शुरू कर दे कि जी एपिडेला 1 में म्यूटेशन होगी, एपिडेला 2 में होगी, तो मतलब ए जीन चला गया। चाहे वो लिख दे कि एपिडेला 3 जीन का फंक्शन लॉस हो गया, तो क्या हो गया, क्या होगा, एपिडेला 3 का अगर फंक्शन लॉस हो गया मीन्स बी जीन का फंक्शन लॉस हो गया। क्योंकि जी अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि एपिडेला 3 का फंक्शन लॉस हो गया तो कोई बात नहीं जी, पिस्टिलेटा तो प्रेजेंट है। एपिडेला 3 एंड पिस्टिलेटा मिलके बी जीन बना रहे हैं। ये बात अगर आप समझ रहे हो तो आप कभी भी इस तरह का जो क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 4 नंबर पे इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल नेट के अंदर। तो ये बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस है जी, याद रखना है ए और सी एंटागोनिस्टिक है। ए में म्यूटेशन होगी तो सी इसकी जगह ले लेगा, सी में म्यूटेशन होगी तो जो ए जीन है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी। कई बार वो एक्सेप्शन में लिख देता है कि एक क्वाड्रुपल म्यूटेंट है, एक क्वाड्रुपल म्यूटेंट है। क्वाड्रुपल म्यूटेंट मतलब 4 जीन में म्यूटेशन हो गई। वो 4 कौन कौन से हैं? सपोज एपिडेला 1, एपिडेला 2, एपिडेला 3 या पिस्टिलेटा एंड एगमोस। तो उसने लिख दिया जी आपको कि एपिडेला 1, एपिडेला 2, एपिडेला 3 एंड एगमोस, सभी जीन में म्यूटेशन हो गई। मींस देखो एपिडेला 1 2 क्या मतलब ए भी गया, एपिडेला 3 में म्यूटेशन होगी या पिस्टिलेटा में होगी तो बी जीन भी गया, एगमोस भी म्यूटेशन होगी तो सी जीन भी गया। तब क्या होगा, तब उसमें आपको क्या नजर आएगा? अगर क्वाड्रुपल म्यूटेंट आपको मिल जाता है तो आप देखोगे उसमें सिर्फ लीफ जो हैं उस तरह की जो म्यूटेंट होगा प्लांट, उसमें जो फ्लावर तो बनेगा, सीडो फ्लावर कहते हैं उसको, तो वहां पे क्या बनेगा जी, सीडो फ्लावर। तो फ्लावर जैसा पैटर्न तो बनेगा लेकिन उस फ्लावर में ना तो सेपल होगा, ना पेटल होगा, ना स्टेमन होगा, ना कार्पल, सिर्फ लीफ ही लीफ होंगे। क्योंकि अगर क्वाड्रुपल म्यूटेंट है, सभी जीन में म्यूटेशन होगी, ए जीन में भी, बी जीन में भी, सी जीन में भी, तो आप देखोगे वहां पे सीडो फ्लावर डेवलप हो जाएगा। यानी कि फ्लावर के अंदर जो है वो आपको कोई भी सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल नजर नहीं आने वाले, सिर्फ लीफ की ही जो लेयर्स हैं, जो वॉल्स हैं, लीफ से बनी हुई वर्ल्स जो है वो आपको नजर आएंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास एबीसी मॉडल जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है और वो क्या आपको रिप्रेजेंट करता है। और इस पे क्वेश्चन आना ही आना है आपको हेमोटिक म्यूटेंट्स के ऊपर। तो हमने ए में म्यूटेशन होगी तब भी आपको सीक्वेंस बता दिया, बी में है, सी में है, या चारों जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो क्या सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे अभी हमने डिस्कस किया है एबीसी मॉडल, लेकिन अभी आजकल ना हमारे पास एक एडवांस मॉडल भी आ चुका है एबीसी मॉडल से, दैट इज ABCDE मॉडल। यानी कि इस 3 जीन के अलावा ए, बी और सी के अलावा 2 जीन और ऐड हो चुके हैं जो कि ऑर्गन को आइडेंटिटी देने में रोल प्ले करते हैं। तो वो है E एंड D। तो जो E जीन है बच्चे वो उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया है। वो क्या कर दिया उन्होंने? यूनिवर्सल मीन्स ए को भी ई का साथ चाहिए, बी को भी ई का साथ चाहिए, सी को भी ई का साथ चाहिए। तो ई इज कंपल्सरी। तो पहले हम कहते थे जी कि ए जीन जो है, पहले हम कहते थे ए जीन जो है वो सेपल बनाता है। अब ऐसा नहीं है, ए प्लस ई, तो ई तो चाहिए ना ए को, ए और ई मीन्स सेपल बना रहे हैं। फिर हम कहते थे जी ए एंड बी मिलके क्या बनाते हैं? पेटल। तो अब ए एंड बी नहीं, ए बी एंड ई जीन, तो साथ में एक ई जीन भी ऐड हो चुका है। तो मीन्स ए और ई मिलके सेपल बना रहे हैं, ए बी और ई मिलके पेटल बना रहे हैं, और जो बी सी हैं, जो हम कहते थे कि बी और सी मिलके स्टेमन बनाते हैं, तो बी सी एंड ई वो मिलके स्टेमन बना रहे हैं। एंड उसी के साथ अगर हम पहले हम कहते थे कि जो सी हैं वो कार्पल बना रहा है, तो अकेला सी नहीं कार्पल बना रहा, सी एंड ई मिलके कार्पल बना रहे हैं। और जो डी है वो ओव्यूल बनाने में रोल प्ले कर रहा है। तो कार्पल के अंदर जो ओव्यूल होता है तो डी जो है उसमें रोल प्ले करता है। ये कभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डीप डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मकसद था मेन एबीसी मॉडल को एक्सप्लेन करना। तो ये बच्चे एबीसी मॉडल, तो जिसके अंदर हम जो है मेयोटिक म्यूटेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से म्यूटेशन अगर ए में होगी, बी में होगी, सी में होगी तो क्या सीक्वेंस होगा। तो अब हम कुछ जो पिछले नेट के क्वेश्चंस हैं
जो CSI या नेट में पूछे गए हैं खासकर रैबिडोप्सिस के ऊपर, तो वो हम जो कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो, तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32। तो जून 2017 का जो CSI या नेट है उसमें पूछा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो भी हम बात करके हटे हैं कि बेस्ड ऑन द ABC मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास ए जीन। हमें पता ही अगर क्लास ए जीन की एक्टिविटी लॉस हो जाए तो फ्लावर के अंदर जो है वो सेपल एंड पेटल नहीं बनते, तो फ्लावर में सिर्फ स्टेमन एंड कार्पल रह जाते हैं। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, जहां से शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कंट्रोल द क्लास ए जीन एक्टिविटी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्लास ए जीन में कौन से जीन होते हैं जी। तो क्लास ए जीन में कौन सा जीन होता है, एपिडेला 1 2 होता है, या फिर एपिडेला 3 एंड पिस्टिलेटा होते हैं, या फिर ओनली पिस्टिलेटा होता है, या ओनली एगमोस होता है। तो अभी हमने डायग्राम बनाई थी। तो जो क्लास ए जीन है उसमें बच्चे एपिडेला 1 एंड एपिडेला 2 जो हैं वो ए जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बी जीन है वहाँ पे है एपिडेला 3 एंड पिस्टिलेटा दोनों मिलके, और जो सी जीन है वो है एगमोस। तो आंसर बड़ा सिंपल है। तो जो आंसर आपका आएगा दैट इज फर्स्ट। तो ए जीन की जो एक्टिविटी है उसमें कौन से दो जीन है, एपिडेला 1 एंड एपिडेला 2। तो ये है जी फर्स्ट क्वेश्चन जो जून 2017 में आया था। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम अभी। तो एक ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चे जो आपको दिसंबर 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 101। तो इसमें क्या है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, अगर आप जहाँ से शुरू करोगे। तो रैबिडोप्सिस म्यूटेंट है, उसने लिखा हुआ है कि कोई म्यूटेंट है रैबिडोप्सिस का, तो उसमें ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, जो सबसे बाहर वाली वर्ल है वहाँ पे कार्पल है, जो दूसरी वर्ल है वहाँ पे स्टेमन है, तीसरी में स्टेमन है, चौथी में कार्पल है। तो ये सीक्वेंस कब आता है, क्वेश्चन है कि कौन से जीन में म्यूटेशन हुई है। 4 ऑप्शन है, तो कौन से जीन में म्यूटेशन होगी तो ये सीक्वेंस आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कार्पल को जो है वो सी जीन बच्चे, जो सी जीन है वो कंट्रोल करता है। तो कार्पल ऊपर कब चला जाता है, फर्स्ट वर्ल में कब चला जाता है, जब ए जीन की एक्टिविटी लॉस हो जाती है, क्योंकि सी किसकी जगह ले लेता है, ए जीन की। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें ए जीन जो है वो उसमें म्यूटेशन हो चुकी है, इसलिए जो फर्स्ट वर्ल है उसमें भी कार्पल आ गया। कार्पल कौन कौन बनाता है, सी जीन। तो सी जीन पहली जगह पे आ गया, मतलब ए जीन का फंक्शन लॉस हो गया। आपको याद हो ए एंड सी जो हैं वो एक दूसरे के एंटी रोल हैं। अगर ए चला गया तो सी उसकी जगह ले लेगा, सी चला गया तो ए उसकी जगह ले लेगा। तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, तो पहली वर्ल में ही कार्पल नजर आ रही है, तो साफ पता चल रहा है कि सी ने ए की जगह ले ली। तो म्यूटेशन किस में हुई है, ए जीन में। तो 4 ऑप्शन है जी, तो इसमें से ए जीन में का कौन सा जीन है, एपिडेला 2। तो आंसर क्या आना चाहिए, एपिडेला 2, क्योंकि एपिडेला 3 एंड पिस्टिलेटा जो हैं ये दोनों बी जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, एगमोस सी जीन को रिप्रेजेंट करता है, और एपिडेला 2 जो है वो ए जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मींस जो म्यूटेशन हुई है वो एपिडेला 2 जीन में हुई। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं नेट के बेसिस के ऊपर। तो ये बच्चे तीसरा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन आया था नेट के अंदर, CSI नेट के अंदर। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें से आपको 3 करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग फ्लोरल डेवलपमेंट इन रैबिडोप्सिस। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, तो चारों में से 3 करेक्ट कौन सी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो जरा, 2 मेजर जीन दैट रेगुलेट फ्लोरल डेवलपमेंट आर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन एंड ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो ये तो बड़ी सटीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरल डेवलपमेंट में 2 मेजर जीन रोल प्ले करते हैं। एक है ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, दूसरे हैं मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बच्चे वो करेक्ट है, यही हमने डिस्कस किया आज। दूसरा, सॉसवन, लीफी एंड एपिडेला 1 आर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स इन रैबिडोप्सिस, ये भी ठीक है। जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है वो 3 है रैबिडोप्सिस में, सॉसवन, लीफी एंड एपिडेला 1। तो जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी, द जीन दैट डिटरमाइन द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी वर डिस्कवर्ड एज फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेंट्स। तो जब फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो वो हुई थी म्यूटेंट से, होम्योटिक म्यूटेंट से। किसी न किसी जीन में म्यूटेशन होगी, फिर ये उनका सीक्वेंस पता चला, और फिर ये हमें पता चला कि जी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी नाम के कोई जीन होते हैं।
तो म्यूटेंट से ही किसी जीन की डिस्कवरी होती है। तो और क्योंकि जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन जो है वो होम्योटिक जीन तो है ही है, जहाँ पे जो बात हो रही है इनकी जो डिस्कवरी हुई थी ये एज ए होम्योटिक म्यूटेंट के तौर पे डिस्कवर हुए, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन भी है तीसरी स्टेटमेंट के अंदर, तो जरा फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। मोस्ट प्लांट होम्योटिक जीन बिलोंग टू क्लास ऑफ रिलेटेड सीक्वेंस नोन एज फैट बॉक्स, यानी कि मोस्टली जितने भी आपके होम्योटिक जीन हैं वो फैट बॉक्स जीन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मैड बॉक्स, दैट इज MAD। तो जितने भी होम्योटिक जीन हैं वो मैड बॉक्स जीन फैमिली को बिलोंग करते हैं, ना कि फैट बॉक्स को। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो जहां पे रॉन्ग है। तो आपकी जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट हैं ABC वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो चौथी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन देखिए जी नीचे, तो A, B एंड C, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। तो आपका पहला आंसर आना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस। तो हमने इसका ABC मॉडल भी डिटेल में डिस्कस किया है, और साथ में जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है वो कैसे वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वहाँ पे ऑर्गन की आइडेंटिटी को कौन जो है डिफाइन करता है, वो सब हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।